हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मिसेस संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। आज हम एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2021-22 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के सेक्शन ए रीडिंग के अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। अनसीन पैसेज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी है, क्योंकि इसके लिए हमें पहले से कुछ रटकर नहीं जाना पड़ता। बस थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करके हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा करके अनसीन पैसेज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहले पैसेज को पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ हमारे समझ में नहीं आता। इसलिए आप रिवर्स मेथड यूज करें, पहले क्वेश्चंस को एक बार रीड करें। क्वेश्चन को पढ़ते से ही आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज में किसके बारे में बताया जा रहा है। फिर हर क्वेश्चन के डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करें और ये डिफिकल्ट वर्ड्स आप पैसेज में ढूंढे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। सो लेट्स प्रैक्टिस। इंस्ट्रक्शंस: रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो भी पैसेज दिया रहेगा उस पैसेज को हमें पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो योर फर्स्ट पैसेज: टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो इज द सेबिन ओरल वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम द डिजीज। तो आज की दुनिया में हम पोलियो के बारे में जैसी बात करें तो हमारे मन में सेबिन ओरल वैक्सीन का नाम आता है, जिससे ये डिजीज क्योर होती है। 55 years ago this was not so, लेकिन 55 years पहले ऐसा नहीं था। The dreaded disease which mainly affects the brain and the spinal cord causes stiffening and weakening of the muscles, crippling and paralysis। तो इस डिजीज की वजह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये बैडली डैमेज होते हैं और हमारी मसल्स जो है वो भी वीक हो जाती है और इससे पैरालिसिस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। Which is why I am इन अ व्हील चेयर। तो जो राइटर है वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, मतलब राइटर को पोलियो हुआ है। इफ somebody had predicted when I was born that this would happen to me, no one would have believed it। तो राइटर इसमें बताता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि पोलियो की बीमारी जो है वो मुझे हो जाएगी। I was the 7th child इन अ फैमिली ऑफ 4 pairs ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इसकी फैमिली में ये 7वें नंबर का चाइल्ड है और फैमिली में टोटल 8 बच्चे हैं, जिसमें 4 भाई है और 4 बहन है। विद अ ह्यूज 23 year गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। और पहले और आखिरी बच्चे के बीच में 23 years का गैप है। आई वॉज टोल्ड दैट अनलाइक द अदर्स आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड दैट आई लुक मोर लाइक अ फॉरेनर देन अ दाऊद बोरी। तो राइटर इसमें बताता है वो पहले बहुत ही फेयर मतलब गोरा और उसके हेयर जो है वो ब्राउन कलर के थे, इसलिए वो ऐसा दिखाई देता था जैसे कोई फॉरेनर है। आई वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्थीएस्ट ऑफ द ब्रूड। और पूरे बच्चों में सबसे हेल्दी यही माना जाता था, लेकिन फिर भी इसे पोलियो जो है वो हो जाता। लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1: द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ। तो पैसेज में जो नरेटर है वो पेशेंट किस बीमारी का है, कौन सी बीमारी उसे हो गई है। तो इस पैसेज में पोलियो के बारे में बताया जा रहा है, मींस बीमारी है वो हो जाएगी इसमें पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन: टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। भविष्य के बारे में अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो उसके लिए जो करेक्ट वर्ड आएगा वो है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट करना मतलब भविष्य के बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन: द नरेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। तो नरेटर जो है वो 7th नंबर का बच्चा था और फैमिली में टोटल बच्चे कितने थे। तो फैमिली में टोटल 8 चिल्ड्रन या 8 बच्चे थे, जिसमें 4 भाई और 4 बहन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन: पोलियो द ड्रेडेड डिजीज मेनली अफेक्ट्स द। तो पोलियो की वजह से कौन से 2 बॉडी पार्ट्स है जो बैडली डैमेज होते हैं। तो आंसर इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। नरेटर जो है वो फॉरेनर या अंग्रेज जैसा क्यों दिखाई देता था। तो क्योंकि वो बहुत गोरा था और उसके बाल जो है वो ब्राउन कलर के थे। सो ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। Now passage number 2. The Great Pyramid at Giza is one of the world's most amazing landmarks. तो इस पैसेज में गीजा का जो पिरामिड है उसके बारे में बताया गया है। Rising high above the Sahara Desert in the Giza region of northern Egypt, the Great Pyramid stands some 450 feet to the burning desert sky and occupies an area of 13 acres। तो ये जो पिरामिड है ये सहारा में है, गीजा में है और नॉर्थन इजिप्ट में है और इसकी जो हाइट है 450 फीट है और डेजर्ट एरिया में है, ये सहारा के डेजर्ट एरिया में है और 13 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। The rough climate of the Sahara has actually caused the pyramid to shrink 30 feet from its original height। यहाँ के रफ क्लाइमेट की वजह से ये श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना या छोटा होना, 30 फीट जो है वो छोटा हो गया है। पिरामिड was such an amazing feat of engineering that it remained the tallest structure in the world for over 3,800 years। So 3,800 years से ये जो है वो टॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो माना जाता है। एंटायर पिरामिड वाज ओरिजिनली फेस्ड विद पॉलिश्ड लाइमस्टोन टू मेक इट शाइन ब्रिलियंट
ब्राइटली इन द सन। और ये लाइमस्टोन से बना हुआ है ताकि ये चमकता हुआ दिखाई दे। मोस्टली इजिप्टोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हु स्टडी एंशिएंट इजिप्ट एग्री दैट द ग्रेट पिरामिड वाज बिल्ड अराउंड 2560 BC, a little more than 4500 years ago। तो 4500 years पहले जो है वो बना हुआ है। It took 10 of thousands of workers 20 years to build, और इससे बनाने में 20 years लगे हैं। पिरामिड contains over 2 million stone blocks। इसमें 2 million stone ब्लॉक्स जो है वो यूज हुए हैं। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वेट 2 और 3 टन्स, और हर ब्लॉक का वेट जो है वो 2 या 3 टन्स है। सम वे अप टू 80 टन्स, और किसी किसी का वेट जो है वो 80 टन्स भी है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाज ऑर्डर्ड बिल्ट बाय द फारो कुफू एज अ मैग्निफिसेंट टॉम। देन वेरी इंपॉर्टेंट, इसे फारो कुफू ने बनाया था और ये एक मकबरे के रूप में बनाया गया है। इस विजियर या एडवाइजर, विजियर का मतलब होता है एडवाइजर, और वो जो फारो कुफू था उसके एडवाइजर का नाम है हेमन। इज क्रेडिटेड विद बीइंग द पिरामिड्स आर्किटेक्ट। तो उसे बनाने का जो काम है इसे हेमन को दिया गया था। हेमन उसका एडवाइजर है। कुफूस पिरामिड इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड्स दैट इंक्लूड्स द पिरामिड ऑफ खफ्रे, द स्मॉलेस्ट पिरामिड ऑफ मेनकाउरे, अ वैरायटी ऑफ स्मॉलर पिरामिड्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड द ग्रेट स्फिंक्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड है। कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड मतलब पिरामिड्स का एक ग्रुप है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज द लास्ट रिमेनिंग ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, 7 अजूबे में से ये गीजा का जो पिरामिड है ये भी एक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ दीज डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड। तो जितने ऑप्शंस दिए हैं इसमें से ऐसा कौन है जिसमें ये जो ग्रेट पिरामिड है वो नहीं है। तो नॉर्थर्न इजिप्ट में है, गीजा में है, सहारा डेजर्ट में भी है। अलग से जो ऑप्शन दिया है वो है सदर्न इजिप्ट। सो योर आंसर विल बी सदर्न इजिप्ट। क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट द पिरामिड। इसमें स्टोन के कितने ब्लॉक्स यूज हुए हैं। सो आंसर इज मोर देन 2 million। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वे अबाउट डैश टन्स। तो इसमें जो ब्लॉक्स है इसका वेट कितना है। तो ज्यादा करके सभी का जो वेट है वो है 2 to 3 टन्स। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज। तो पैसेज में जो कॉम्प्लेक्स वर्ड आया है इसका मीनिंग यहाँ पर बताना है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स मीन्स इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो यहाँ पर बताना है। तो कुफू वॉज हेमन्स विजियर एंड आर्किटेक्ट। तो कुफू जो है वो हेमन्स का विजियर या एडवाइजर था, तो यही गलत है। बाकी द पिरामिड टुक टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर अबाउट 20 years टू कंप्लीट, ये बिल्कुल सही है। द ग्रेट पिरामिड इज द लास्ट ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 अजूबों में से एक है, ये भी सही है। एंड हेमन वॉज कुफूस विजियर एंड आर्किटेक्ट। तो जो हेमन था वो उसका एडवाइजर था, ये भी सही है। तो ये जो ए वाला है वो उल्टा दिया हुआ है। यहाँ कुफू वॉज हेमन्स विजियर एंड आर्किटेक्ट उल्टा दिया हुआ है। तो इसमें से जो गलत वाला स्टेटमेंट है वो ए वाला हो जाएगा। कुफू वॉज हेमन्स विजियर एंड आर्किटेक्ट। देन पैसेज नंबर 3, लॉन्ग अगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्परर हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड। तो इसमें एम्परर एक राजा की कहानी है जो बहुत समय पहले मंगोलिया में रहता था और उसे ग्रोइंग ओल्ड मतलब बूढ़े होने से बहुत डर लगता था। वन डे ही सॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। तो एक बार गली में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। अपसेट एट बीइंग रिमाइंडेड दैट समडे he too would age, he ordered all the old people to leave his land। तो उस बूढ़े आदमी को देखकर उसे ऐसा लगता है कि एक दिन वो भी बूढ़ा हो जाएगा, इसलिए वो ऑर्डर दे देता है कि उस एरिया में जितने भी बूढ़े लोग हैं वो सब उस जगह को छोड़ के वहाँ से चले जाएं। वन डे अ वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम, नथिंग वॉज सेफ फ्रॉम इट्स वरी। तो एक दिन वहाँ पे एक वायलेंट स्टॉर्म मीन्स भयानक तूफान आता है और उस तूफान की वजह से जितनी भी चीज़ें रहती है वो सबको बहा के ले जा लेता है। ट्रोड इनटू द पैलेस एंड ब्लू अवे द एम्परर्स बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग हिज प्राइसलेस गोल्डन पिचर। तो तूफान इतना भयानक रहता है कि वो हर चीज को ले जा लेता है और उसके महल में एक प्राइसलेस गोल्डन पिचर, सोने की एक मटकी रहती है जो बहुत कीमती रहती है, वो उसको भी उड़ा के ले जा लेता है। व्हेन द स्टॉर्म एंडेड द एम्परर ऑर्डर्ड दैट द पिचर बी फाउंड एंड ब्रॉट बैक टू हिम। तो जब स्टॉर्म खत्म हो जाता है तो राजा ऑर्डर देता है कि उस मटकी को कहीं से भी ढूंढ के लाया जाए। पीपल वेंट इन सर्च ऑफ द पिचर। तो लोग उसको ढूंढने चले जाते हैं। दे सॉ इट इन अ लेक नियर बाय। तो वो एक झील में दिखाई देता है। बट नो मैटर हु ट्राइड नो वन कुड गेट अ ग्रिप ऑन द पिचर। तो हर कोई उस मटकी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता। ऑल दे गॉट वॉज अ हैंडफुल ऑफ वेस्ट। और जो भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में सिर्फ पानी आता है। येट इट कुड बी प्लेनली सीन ग्लिटरिंग जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। तो वो मटकी जो है वो हर किसी को पानी में दिखाई देती है लेकिन जो भी उसको निकालने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में सिर्फ पानी आता है। तो मनुष्य के जीवन के बारे में भी यही बताया गया है कि जीवन जो है
ऊपर से बहुत चमकता हुआ बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अगर अंत हम देखेंगे तो आखिरी में हर किसी की मृत्यु जो है वो होती है। इसी सत्य को इस पैराग्राफ में बताया गया है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन। तो बूढ़े आदमी को देख के वो जो राजा है वो उदास क्यों हो जाता है? सो आंसर, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड। तो उसे देख के बार बार ये याद आ जाती है कि एक दिन वो भी उसी आदमी की तरह बूढ़ा हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर। वो जो गोल्डन पिक्चर है वो लोगों को कहाँ पर दिखाई देता है? तो वो एक झील में दिखाई देता है। सो इन अ लेक नियर बाय। देन क्वेश्चन नंबर 3, द एम्परर्स ऑर्डर्स वर दैट ऑल द। तो एम्परर का या राजा का ऑर्डर क्या था? तो ऑर्डर ये था कि जितने भी बूढ़े लोग हैं उस एरिया को वहां से छोड़ के चले जाएं। सो आंसर इज ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। तो जो भी लोग उस मटकी को लेने के लिए जाते हैं उन्हें क्या मिलता है? तो उनके हाथ में सिर्फ पानी आता है। सो योर आंसर विल बी अ हैंडफुल ऑफ वाटर, मतलब उनके हाथ में सिर्फ पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्परर फियर्ड। राजा को किस चीज़ का डर था? तो राजा को डर था कि वो भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। सो आंसर विल बी गेटिंग ओल्ड। नेक्स्ट पैसेज 4, a flock of birds flew into an Indigo Airbus about to took off at Patna this morning and damaged the plane's engine before the captain slammed the emergency brakes. तो बर्ड्स का जो एक झुंड है वो इंडिगो एयरबस, ये एक बहुत बड़े प्लेन का नाम है। यहाँ बस वर्ड देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, ये एक बहुत बड़े प्लेन का नाम है। एयरबस का मतलब होता है बहुत बड़ा प्लेन। तो बर्ड्स का जो एक झुंड है वो उस प्लेन के अंदर घुस जाता है जो पटना से उड़ने वाला था, और उसका जो इंजन है उसको खराब कर देता है कैप्टन के इमरजेंसी ब्रेक लगाने से पहले। द क्लोज शेव हैज अगेन फोर्स द ग्लेयर ऑन द एयरपोर्ट ऑलरेडी अंडर द स्कैनर फॉर ऑब्स्टिकल्स इन इट्स लैंडिंग अप्रोच पाथ। तो क्लोज शेव का मतलब बहुत मुश्किल से बचना। तो तब तो वो जैसे तैसे बच जाते हैं, लेकिन उनका जो स्कैनर रहता है, स्कैनर से पता चलता है कि प्लेन की लैंडिंग में भी प्रॉब्लम आ गई है। एयरबस A320 कैरिंग 89 पैसेंजर्स एंड 6 crew members had started taxiing when the birds, possibly attracted by the waste pile up near the airport, crashed into the plane on the left around 8:05 AM. तो इसमें 89 पैसेंजर्स थे और 6 crew members, मतलब ग्रुप में टोटल 6 लोग थे। और वो बर्ड्स वहां पे इसलिए अटैक करती है क्योंकि वेस्ट पाइल अप, मतलब वो एयरपोर्ट के आसपास कचरा पड़ा हुआ था, तो वो कचरे की वजह से बर्ड्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है और वो वहां पर आ जाती है। देन द पायलट हिट द ब्रेक्स ब्रिंगिंग द प्लेन टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट सेकेंड्स बिफोर टेक ऑफ। तो पायलट जो है वो ब्रेक लगा देता है। सोर्सेज सेड दैट द प्लेन वुड हैव बीन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 40 nautical miles 74 किलोमीटर पर आवर एट द टाइम। तो उस टाइम पर प्लेन की जो स्पीड है वो 74 किलोमीटर पर आवर थी। फ्लाइट 6385 was scheduled to take off at 8:10 AM for Delhi and onward to हैदराबाद, बेंगलोर एंड विशाखापट्टनम। तो फ्लाइट का जो टाइम है वो 8:10 था। द लेफ्ट हैंड साइड इंजन ऑफ द एयरक्राफ्ट गॉट डैमेज्ड आफ्टर इट वॉज हिट बाय द बर्ड्स। तो बर्ड्स की वजह से उसका इंजन का जो लेफ्ट साइड है वो डैमेज हो जाता है। देयर वॉज नो कैजुअलिटीज fortunately, and all passengers were taken out of the aircraft immediately after the pilot took it to the parking bay. तो casualties means वहाँ पे दूसरी और कोई हानि नहीं होती है और पैसेंजर्स को वहाँ से उतार कर दूसरे प्लेन में बिठा दिया जाता है और ये वाली जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो जाती है। The aircraft had been grounded and it will operate only after the safety engineers of Indigo give a fit to fly certificate. तो वो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और उसे रिपेयर के लिए भेज दिया जाता है और वो फ्लाइट तक कैंसिल रहेगी या वो एरोप्लेन तब तक नहीं उड़ पाएगा जब तक कि उसे फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिल जाता। एंड इंडिगो सोर्स एट पटना एयरपोर्ट सेड ऑल पैसेंजर्स वेयर अकोमोडेटेड ऑन अनदर इंडिगो फ्लाइट। और सभी पैसेंजर्स को दूसरे एरोप्लेन में शिफ्ट कर दिया जाता है। सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फ्लाई इनटू मीन्स हिट अगेंस्ट समथिंग, तो जब कोई चीज़ हिट कर देती है उसका मतलब होता है फ्लाई इनटू। देन टेक ऑफ मीन्स रेडी टू फ्लाई, उड़ने के लिए तैयार होना, वो होता है टेक ऑफ। स्लैम्ड पुश विथ अ लॉट ऑफ फोर्स, तो जब हम ताकत लगा के किसी चीज़ को फोर्स करते हैं तो उसका मतलब होता है स्लैम्ड। क्लोज शेव नैरो एस्केप, तो जब हम बहुत मुश्किल से बचते हैं उसे कहा जाता है क्लोज शेव। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लेयर, अ लॉन्ग एंग्री लुक, तो जब हम गुस्से से देखते हैं तो वो होता है ग्लेयर।
देन स्कैनर, अ डिवाइस फॉर एग्जामिनिंग समथिंग। तो स्कैनर का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो होता है स्कैनर। नेक्स्ट इज ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंस। तो रास्ते में जितनी मुसीबतें आती है उन्हें कहा जाता है ऑब्स्टिकल्स या हिंड्रेंस। एंड स्क्रीचिंग, लाउड हाई अनप्लेजेंट साउंड। तो स्क्रीचिंग मतलब जो बहुत तेज साउंड रहता है और जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है उसे कहा जाता है स्क्रीचिंग। नेक्स्ट वर्ड इज हॉल्ट, हॉल्ट मीन स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड इज शेड्यूल्ड, फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। तो शेड्यूल्ड का मतलब होता है जो पहले से फिक्स रहता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज कैजुअलिटीज मीन्स विक्टिम्स, जो भी पीड़ित रहते हैं उन्हें कहा जाता है कैजुअलिटीज। नेक्स्ट वर्ड इज बे, अ मार्क्ड सेक्शन ऑफ ग्राउंड इनसाइड और आउटसाइड अ बिल्डिंग फॉर पार्किंग स्टोरिंग थिंग्स। तो बे का मतलब होता है जहाँ पे पार्किंग की जाती है। एंड ग्राउंडेड, टू प्रिवेंट एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम टेकिंग ऑफ। और ग्राउंडेड का मतलब जहाँ एरोप्लेन को उड़ने से रोक दिया जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो इस पैसेज से रिलेटेड है। द क्वेश्चंस, क्लोज शेव मीन्स। क्लोज शेव का मतलब इसमें बताना है। तो अभी हमने वर्ड मीनिंग में देखे। क्लोज शेव का मतलब होता है अ नैरो एस्केप। जब बहुत मुश्किल से कोई बचता है तो उसे कहा जाता है क्लोज शेव। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द बर्ड्स फ्लाई इनटू द प्लेन। बर्ड्स जो है वो एरोप्लेन के अंदर क्यों आ जाती हैं? तो वहाँ पे कचरा जमा रहता है और कचरे की वजह से जो बर्ड्स है वो अट्रैक्ट होती है। सो योर आंसर विल बी एज द बर्ड्स वर अट्रैक्टेड टू द वेस्ट पाइल अप नियर द एयरपोर्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, द पैसेंजर्स वर अलाउड टू गेट ऑफ द प्लेन। पैसेंजर्स को प्लेन से उतरने के लिए कब कहा जाता है? सो आफ्टर द प्लेन वॉज टेकन टू द पार्किंग बे। जब उसे पार्किंग बे में ले लिया जाता है तो उसके बाद पैसेंजर से कहा जाता है कि अब वो वहां से उतर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर बस इज। एयर बस क्या है? तो बस वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये किसी बस का नाम नहीं है। जब कोई एरोप्लेन बहुत बड़े साइज का रहता है तब उसे एयर बस कहा जाता है। सो द एयर बस इज अ लार्ज प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द प्लेन आफ्टर द पैसेंजर्स वर टेकन ऑफ। तो जब पैसेंजर्स को उसमें से उतार लिया जाता है उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद वो एरोप्लेन जो है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। सो आंसर विल बी इट वॉज डिस्कार्डेड, या उसे रद्द कर दिया जाता है। देन पैसेज नंबर 5, देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। तो इसमें ऑयल्स के 3 मेन ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। एक एनिमल से मिलता है, दूसरा वेजिटेबल से एंड तीसरा मिनरल से। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम वेल्स। तो एनिमल्स में मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वेल, इससे सबसे ज्यादा मिलता है। दोज एनॉर्मस क्रिएचर्स ऑफ द सी विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। तो ये एनिमल जो है वो सी में पाया जाता है। टू प्रोटेक्ट द वेल्स फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्टिक सीज, नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विद अ थिक कवरिंग ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। तो ये ब्लबर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर्टिक सी में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो बहुत अधिक ठंडी से बचाने के लिए वेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है जिसे ब्लबर कहा जाता है। व्हेन द वेल इज किल्ड द ब्लबर इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड बॉइल्ड डाउन। तो जब वेल को मार दिया जाता है तो इस ब्लबर को उसकी बॉडी से निकाल के इसे गर्म किया जाता है या उबाला जाता है। इट प्रोड्यूसेस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और उसके बाद उसमें से जो तेल निकलता है वो ह्यूमन बींग्स द्वारा यूज किया जाता है। अ फ्यू अदर क्रिएचर्स यील्ड ऑयल बट नन सो मच एज द वेल। और भी बहुत से एनिमल्स हैं जिनसे ऑयल मिलता है, लेकिन वेल के जैसा ऑयल कोई नहीं देता। द लिवर्स ऑफ द कॉड एंड हेलीबट, 2 काइंड्स ऑफ फिश, यील्ड नरिशिंग ऑयल। अब ये फिश का जो लीवर है, लीवर से जो है एक ऑयल मिलता है जिसे कॉड लीवर ऑयल कहा जाता है। बोथ कॉड लीवर ऑयल एंड हेलीबट ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रन एंड अदर इनवैलिड हु नीड सर्टेन विटामिन्स। तो ये दोनों ही तेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे बच्चे जो बीमार है या जिनमें कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है तो उन्हें ये तेल जो है वो दिया जाता है। वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट फॉर इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग। और वेजिटेबल ऑयल जो है इसका कुकिंग में यूज़ होता है। परफ्यूम्स में बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर। और कुछ फ्लावर से जो तेल निकलता है उनसे परफ्यूम या सेंट भी बनाई जाती है। सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। और इनसे जो है वो साबुन भी बनाई जाती है। तो 3 टाइप के ऑयल के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। एनिमल ऑयल का मेन सोर्स क्या है? तो ये वेल से ही मिलता है। सो योर आंसर विल बी वेल। देन क्वेश्चन नंबर 2, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। वेजिटेबल ऑयल का मेन यूज कहाँ किया जाता है? तो इसे खाना बनाने या कुकिंग में यूज किया जाता है। सो आंसर विल बी कुकिंग। देन क्वेश्चन नंबर 3,
द डैश ऑफ फिश यील्ड्स नरिशिंग ऑयल। तो फिश से जो ऑयल मिलता है वो उसके कौन से बॉडी पार्ट से मिलता है? सो आंसर इज लीवर। क्वेश्चन नंबर 4, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड अ। तो व्हेल के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है फैट की, उसे क्या कहा जाता है? सो योर आंसर इज ब्लबर। एंड क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट वर्ड का नाउन फॉर्म बनाना है। वोकेबलरी से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन पेपर में रहता ही है। तो कुछ ट्रिक्स है, जैसे अगर किसी के लास्ट में डी या ईडी लगा हुआ है तो वो तो वर्ब फॉर्म ही रहेगा, और कुछ ना कुछ सफिक्स लगा के अगर कोई वर्ड बना रहता है तो उसमें ज्यादा करके नाउन फॉर्म रहता है। फॉर एग्जांपल शन है, मेंट है, ये सब नाउन फॉर्म में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म बताना है, तो योर आंसर विल बी प्रोटेक्शन। शन लगा के बना हुआ है। नाउन फॉर्म जब भी आता है बिल्कुल देख लेना है कि शन या मेंट वाला वर्ड कोई दिख रहा है तो वही उसका नाउन फॉर्म हो जाएगा। So your noun form of protect will be protection. Then passage number 6. An old shepherd was playing on a flute on the marshlands outside Rome. तो ये एक बूढ़े शेफर्ड, गडरिया, भेड़ चढ़ाने वाला जो रहता है उसकी कहानी है। तो वो रोम के आउटसाइड में फ्लूट या बांसुरी बजा रहा था और वो बहुत ही सुरीली बांसुरी बजाता था। He played so sweetly that a lovely fairy came and listened to him. तो वो इतना अच्छा बजाता था कि एक बार एक फेरी या परी जो है वहाँ पर आती है और कहती है विल यू मैरी मी एंड प्ले टू मी इन माई कैसल। तो वो बोलती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे और जहाँ मेरा किला है वहाँ पर ये बांसुरी बजाओगे। शी सेड यस यस लवली लेडी सेड द शेफर्ड। तो शेफर्ड भी हाँ बोल देता है। द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर। तो फेरी जो है उसकी उंगली में एक रिंग पहनाती है। एट वंस ही बिकेम अ हैंडसम यंग मैन ड्रेस्ड इन प्रिंसली रोब्स। तो जैसी वो अंगूठी पहनता है वैसी जो है वो सुंदर राजकुमार में चेंज हो जाता है। बट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम एंड बिड फेयरवेल टू माई फ्रेंड्स ही सेड। फिर वो बोलता है कि मैं एक बार रोम जाना चाहता हूँ ताकि अपने सभी फ्रेंड्स को बाय कह सकूँ। द फेरी गेव हिम अ गोल्डन कोच विथ 12 वाइट हॉर्सेस। तो फेरी उसको एक बग्गी दे देती है जिसमें 12 वाइट हॉर्सेस या सफ़ेद घोड़े जो है वो लगे रहते हैं। एज ही रोड इन स्टेट टू रोम ही मेट द यंग क्वीन ऑफ इटाली हु इन्वाइटेड हिम टू हर पैलेस। तो जैसे ही रोम में पहुंचता है तो वहाँ उसे इटली की जो क्वीन है वो मिलती है और वो उसे महल में इनवाइट करती है। द शेफर्ड सॉ दैट ही हैड वन द क्वींस हार्ट। तो शेफर्ड को ऐसा लगता है कि उसने रानी का जो दिल है वो जीत लिया है। ही रिजॉल्व टू मैरी हर एंड बिकम द किंग ऑफ इटाली एंड लेट द फेरी गो। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो व्हेन ही एंड द क्वीन वर अलोन टुगेदर ही knelt डाउन एंड टुक हर हैंड सेइंग मैरी मी डियरेस्ट एंड आई विल हेल्प यू टू गवर्न इटली। तो जब वो रानी अकेले रहते हैं तब वो रानी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और इस इटली पर राज करने के लिए भी। बट एज सुन एज ही स्पोक ही टर्न इन टू एन ओल्ड एंड रग्ड शेफर्ड। लेकिन जैसे ही वो ये शब्द बोलता है वैसे ही वो फिर से एक बूढ़े और बदसूरत शेफर्ड में बदल जाता है। वॉट इज दिस हॉरिबल बेगर डूइंग हेयर क्राइड द क्वीन वाइप हिम आउट ऑफ द पैलेस। तो वो जैसे ही वो बदसूरत गडरिये में चेंज हो जाता है तो रानी बोलती है कि ये भयानक भिखारी कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे उठाकर महल से बाहर फेंक दो। तो इस तरीके से इस कहानी में वो शेफर्ड जो है लालच की वजह से राजा बनने से रह जाता है। अगर लालच नहीं करता तो वो एक राजा की तरह राज करता, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज। तो वो जो परी थी वो शेफर्ड से शादी क्यों करना चाहती थी? वो शेफर्ड जो है बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। सो आंसर विल बी ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। तो वो शेफर्ड जो है वो बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाता था, इसलिए वो जो फेरी है उससे शादी करना चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड डैश। तो जब वो उसको रिंग या अंगूठी पहनाती है तो उसके बाद क्या होता है? तो वो जो शेफर्ड रहता है वो एक सुंदर राजकुमार में चेंज हो जाता है। सो चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ। क्वेश्चन नंबर 3। द शेफर्ड वेंट टू रोम इन अ डैश। वो जो शेफर्ड है या गडरिया है वो रोम जो है वो किस में जाता है या किस में बैठकर जाता है? तो बग्गी में बैठ के जाता है। सो आंसर विल बी कोच। देन क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन द शेफर्ड रीच्ड रोम ही। जब वो रोम में पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है? आंसर विल बी प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। वहां पर उसे इटाली की क्वीन मिलती है और वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वीन ऑर्डर्ड द शेफर्ड टू बी whipped आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज ही। वो जो रानी है शेफर्ड को महल से बाहर फिकवाने का ऑर्डर क्यों देती है? आंसर इज टर्न ओल्ड एंड अगली। क्योंकि वो जो है वो एक बदसूरत
गडरिये में चेंज हो जाता है, जो बूढ़ा भी रहता है। देन पैसेज 7, द नेशनल हाईवेज नेटवर्क ऑफ इंडिया मेजर्स ओवर 70,934 किलोमीटर एज ऑफ 2010, इंक्लूडिंग ओवर 1000 किलोमीटर ऑफ लिमिटेड एक्सेस एक्सप्रेसवेज। तो ये पैराग्राफ जो है वो नेशनल हाईवेज के बारे में है। आउट ऑफ 71,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज 15,000 प्लस किलोमीटर आर 4 और 6 लेन्स एंड रिमेनिंग 50,000 किलोमीटर आर 2 लेन्स। तो टोटल 71,000 जो किलोमीटर है उसमें से 15,000 में तो 4 या 6 लेन्स है और जो बाकी 50,000 किलोमीटर है ये पूरा 2 लेन्स वाला है। द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, is the nodal agency responsible for building, upgrading and maintaining most of the national highways network। तो हाईवे का जो पूरा नेटवर्क है इसकी पूरी देखभाल करना, इसका मेंटेनेंस करना, ये सभी जो NHAI करता है। द नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, शॉर्ट फॉर्म इज NHDP, is a major effort to expand and upgrade the network of highways। और इसे और फैलाने के लिए जो डिपार्टमेंट है वो है NHDP। NHAI often uses a public-private partnership model for highway development, maintenance and tax collection, and national highways constituted about 2% of all the roads in India। तो इंडिया में जितनी भी रोड्स है इसमें से 2% जो है वो नेशनल हाईवेज का है, बट कैरीड अबाउट 40% ऑफ द टोटल रोड ट्रैफिक एज ऑफ 2010। द मेजोरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज आर 2 लेन रोड्स, 1 लेन इन ईच डायरेक्शन। तो नेशनल हाईवेज में मेनली जो है 2 लेन रोड ये ज़्यादा है, जिसमें 1 लेन इन ईच डायरेक्शन। तो ये 2 लेन वाली जो रोड है ये ज़्यादा है। दो मच ऑफ दिस इज़ बीइंग एक्सपेंडेड टू 4 लेन्स, और एक्सपेंड करके अब इन्हें 4 लेन में बनाया जा रहा है। एंड सम टू 6 और 8 लेन्स, और किसी किसी में 6 या 8 लेन्स भी है, पर ज़्यादा करके 2 लेन वाली रोड है। सम सेक्शंस ऑफ द नेटवर्क आर टोल रोड्स। ओवर 30,000 किलोमीटर ऑफ न्यू हाईवेज आर प्लान और अंडर कंस्ट्रक्शन एज पार्ट ऑफ द NHDP as of 2011. This includes over 2,600 kilometer of expressways currently under 2,600 किलोमीटर जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन में है, करंट में। Now let's see the questions. What is the current measurement of expressways under construction in India? तो कंस्ट्रक्शन में अभी कितना है? So it is 2,600 किलोमीटर। Then question number 2. What is the responsibility of NHAI? NHAI जो है वो करता क्या है? So answer is building, upgrading and maintaining of national highways। तो national highways का पूरा maintenance जो है वो NHAI के द्वारा ही किया जाता है। Then question number 3, what is the measurement of 2 lane national highways of India? तो 2 lane national highways जो है इनका measurement कितना है? So answer is 50,000 किलोमीटर। Then question number 4, what percentage of roads in India are national highways? तो इंडिया में जितनी भी roads है इसमें से national highways का कितना परसेंट है? So answer is 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया है। तो इंडिया में जितने भी नेशनल हाईवेज है इसमें ज़्यादा करके कितनी लेन्स है? सो आंसर इज 2 लेन्स। देन पैसेज नंबर 8, द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फार फॉर आइडियाज व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन, दे स्टडीड बर्ड्स। तो राइट ब्रदर्स के बारे में बताया गया है जिन्होंने एयरप्लेन बनाया और ये आइडिया उन्हें बर्ड्स को देखकर आया। द एक्ट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम नेचर to address a design problem is not new, but over the last decade the practice has moved from obscure scientific journals to the mainstream। तो नेचर से आइडिया लेना ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये बहुत समय से चला आ रहा है। द टर्म बायोमिमिक्री popularized by American natural sciences writer Jenny Benius in the last 1990s refer to innovation that take their inspiration from flora and fauna। बायोमिमिक्री, इसमें नेचर से इंस्पिरेशन जो है वो लिया जाता है। फ्लोरा एंड फाउना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं इनसे इंस्पायर्ड होके जब कोई इन्वेंशन किया जाता है उसे कहा जाता है बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री एडवोकेट्स आर्ग्यू दैट विद 3.8 बिलियन ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इवोल्यूशन हैज़ ऑलरेडी सॉल्व मेनी ऑफ द चैलेंजेस ह्यूमन्स नाउ एनकाउंटर। तो मनुष्य को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसमें इवोल्यूशन या विकास या डेवलपमेंट की वजह से जो है वो बहुत सहायता मिली है। ऑल्दो वी ऑफन सी नेचर एज समथिंग वी माइन फॉर रिसोर्सेज, बायोमिमिक्री व्यूज नेचर एज अ मेंटर। तो बायोमिमिक्री जो है नेचर को या प्रकृति को एक मेंटर या उपदेशक के रूप में देखती है। फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब देयर आर काउंटलेस इंस्टेंसेस वेयर नेचुरल सोर्सेज हैव सर्व्ड एज इंस्पिरेशन फॉर इन्वेंशंस दैट प्रॉमिस टू ट्रांसफॉर्म एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी।
तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो नेचर के किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर्ड है। वन सच इंस्टेंस ऑकर्ड इन 1941 व्हेन स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्ट्रल was out hunting with his dog. One day when he noticed sticky burrs with their 100 tiny hooks had attached themselves to his pants and his dog's furs. तो ऐसी एक इंसिडेंट के बारे में बताया गया है कि जॉर्ज डी मेस्ट्रल एक बार जब हंटिंग पर निकलते हैं अपने डॉग के साथ, तो वो चिपकने वाले जो कांटे हैं वो उनके पैंट में और वो डॉग है वो डॉग के ऊपर भी चिपक जाते हैं। These were his inspiration for Velcro. तो वो चिपकने वाले कांटों को देख के उन्हें आइडिया आता है कि जिस तरीके से ये कांटे चिपक रहे हैं तो इसी तरीके से हम कोई आविष्कार कर सकते हैं, और उसी से इंस्पायर होकर फिर वेलक्रो का इन्वेंशन होता है। वेलक्रो का यूज़ चिपकाने के लिए किया जाता है, जैसे कई बार हम बैग्स में और अपने शूज़ में देखते हैं वो चिपकाने वाला मटेरियल रहता है। तो वो जो इंस्पिरेशन है वो चिपकने वाले कांटों को की वजह से ही आया है। तो एयरप्लेन बनाने का जो इंस्पिरेशन है वो बर्ड्स को देख के आया, और ये वेलक्रो बनाने का जो इंस्पिरेशन है वो ये कांटे जो हैं स्टिकी बर्ड्स से चिपकने वाले जो कांटे हैं इनकी वजह से आया। लेट्स सी द क्वेश्चंस। द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, तो एयरप्लेन जो बना है इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो ये बर्ड्स को देख के मिला है कि जब बर्ड्स पंख की मदद से उड़ सकती हैं तो इंसान भी उड़ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, बायोमिमिक्री रिफर्स टू डिजाइंस दैट। तो बायोमिमिक्री का मतलब क्या होता है? तो ये ऐसी डिज़ाइंस होती है आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स, जो नेचुरल थिंग से इंस्पायर्ड होती है या इन्हें मोटिवेशन या इंस्पिरेशन जो है नेचुरल थिंग से मिलता है। बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड एज, तो बायोमिमिक्री जो है दुनिया को किस रूप में देखती है? तो आंसर इज मेंटर, उपदेशक के रूप में। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैज हेल्प्ड सॉल्व मेनी ऑफ द चैलेंजेस एनकाउंटर्ड बाय मैन। तो मनुष्य जो बहुत सारी चुनौतियों का सामना जो करता है उसे सॉल्व करने में कौन मदद करता है? सो आंसर इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स विकास या डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 इंस्टेंसेस ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन्ड इन द पैसेज आर। तो बायोमिमिक्री के जो 2 एग्जांपल्स इसमें बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? सो आंसर इज एयरप्लेन एंड वेलक्रो। एयरप्लेन जो है वो बर्ड से इंस्पायर्ड है और वेलक्रो जो है वो चिपकने वाले जो कांटे हैं उससे इंस्पायर्ड है। देन पैसेज 9, मैरी वॉज ब्लाइंड एट बर्थ, डॉक्टर्स ड्यूरिंग दोज years had been unable to do anything to correct the situation, and although her parents lived in anguish, not being able to see was normal for her. तो मैरी नाम की जो एक लड़की है वो जन्म से ही ब्लाइंड या अंधी थी और डॉक्टर्स भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो इसकी वजह से उसके जो पेरेंट्स थे वो भी एंग्विश का मतलब वो हमेशा जो है वो दर्द में या दुख में रहते थे। देन आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, मैरी गॉट अ जॉब एंड मूव्ड इनटू हर ओन फ्लैट। तो ऐसे साल बीतते गए और मैरी ने कई सालों की ट्रेनिंग ली और उसके बाद वो डार्क वर्ल्ड या अंधेरे में रहने की उसे आदत पड़ने लगे और उस ट्रेनिंग की वजह से फिर उसे एक जॉब मिल जाता है और उसके बाद वो एक खुद के फ्लैट में रहने चली जाती है। सेवरल ईयर्स लेटर द डॉक्टर्स शी ओकेशनली विजिटेड फॉर चेकअप टोल्ड हर दैट अ न्यू टेक्निक हैड बीन फाउंड। फिर वो जिन डॉक्टर्स के पास चेकअप करने के लिए जाती थी, डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि एक न्यू टेक्निक आई है जिससे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। इस टेक्निक कुड रिस्टोर हर साइट, और उससे आंखें जो है वो वापस आ सकती है। One would think that Mary would have jumped at the possibility to see, but actually she was not at all happy about this situation. तो हर किसी को ये लगता है कि ऐसा सुनने के बाद मैरी को जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाना था, लेकिन मैरी जो है वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती। She had never seen anything before. She had established a life for herself in a world without sight, and the thought of changing this lifestyle was frightening. तो इस न्यूज़ से मैरी को कोई ज़्यादा खुशी नहीं होती, उल्टा उसे टेंशन होने लग जाता है कि जब उसे दिखने लग जाएगा तो वो उस दुनिया में कैसे एडजस्ट करेगी, क्योंकि उसे अंधेरे की दुनिया में रहने की आदत पड़ गई है। शी वॉज मोर फ्राइटन ऑफ सीइंग देन ऑफ नॉट। तो उसे दिखाई देने लगेगा इस थॉट की वजह से वो ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे अंधेरे में रहने की आदत पड़ जाती है। तो इस पैसेज में यही बताया गया है कि इंसान जिस कंडीशन में एडजस्ट कर लेता है उसे वही कंडीशन अच्छी लगती है, और कंडीशन अगर चेंज कर दी जाए तो उसे डर लगने लगता है। तो मैरी को अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई थी, इसलिए जब उसे पता चलता है कि अब उसकी आंखें वापस आ जाएगी और वह देख सकती है तो उसे डर लगने लगता है कि अब वह उजाले की दुनिया में कैसे एडजस्ट करेगी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। वन हु कैन सी इज कॉल्ड डैश, जो देख सकता है उसे क्या कहते हैं? तो ये चारों वर्ड्स को पहले देख लेते हैं। चारों वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। डीफ का मतलब होता है बहरा, जिसे सुनाई नहीं देता। डम का मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं पाता। लेम होता है लंगड़ा, जो चल नहीं पाता।
और ब्लाइंड होता है अंधा जो देख नहीं पाता। सो वन हु कैन नॉट सी मतलब जो देख नहीं सकता, तो उसे हम कहेंगे ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग एबल टू सी वॉज डैश। तो देखने में एबल होना, ये मैरी के लिए कैसा था? तो समथिंग मैरी वॉज नॉट हैप्पी विथ। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से मैरी जो है वो खुश नहीं थी। देन क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरीज इनएबिलिटी टू सी वॉज। तो उसे नहीं देखने की जो प्रॉब्लम रहती है वो कब से रहती है? तो उससे जन्म से रहती है। सो आंसर विल बी प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर डैश। मैरी को जो जॉब है वो कब मिलता है? सो आंसर इज ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड। जब वो बहुत सालों की ट्रेनिंग लेती है अंधेरे की दुनिया में रहने की। क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन। तो इसमें एक ऐसा वर्ड ढूंढ के बताना है जिसका मतलब होता है पेन। सो द वर्ड इज एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है पेन या दर्द। तो आई एम श्योर कि अब आप अनसीन पैसेज का क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में पेपर में सॉल्व करके आएंगे और बिल्कुल सही करके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पुराने वीडियोस का अच्छे से रिवीजन करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।